दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है। और दोस्तों आज की इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को, चाहे वो बड़ा स्ट्रक्चर हो या फिर वो छोटा स्ट्रक्चर हो, एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे, साथ में समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रू एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सच्चा या सच्ची, और फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती, मित्रता। ट्रू फ्रेंडशिप मतलब कि सच्ची दोस्ती। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को पूरे ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। यदि कोई नया वर्ड मिले तो उसको आप नोट करें, और यदि कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले उसे भी नोट करें। और दोस्तों यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना भूल गया आप लोगों को। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे चैनल पर बल्कि मैं ये कहूँ बल्कि हमारे चैनल पर, क्योंकि सिर्फ ये मेरा ही चैनल नहीं है दोस्तों, आपका भी चैनल है। तो आज ये हमारा जो चैनल है इसके ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। और यदि मैं थोड़ा सा अपने इस चैनल के बारे में बात करूं तो जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था करीब करीब 2-2.25 साल पहले वीडियो डालना, तो मैंने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इतने कम समय में इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों का जो प्यार है वो भरपूर मिला, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स मुझे मिले और जो व्यूज़ हैं वही काफ़ी अच्छे मिले। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। द समर वेकेशंस हैड बिगन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, चुका था, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट में ही आते हैं, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। BEGIN, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरू होना, सेकंड फॉर्म बिगिन और थर्ड फॉर्म बिगन। तो ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? द समर वेकेशंस, वेकेशंस का मतलब है छुट्टियाँ और समर मतलब गर्मी। द समर वेकेशंस मतलब कि गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी। हैड बिगन मतलब शुरू हो चुकी थी। दैट वॉज वॉट रंचित वॉन्टेड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड। दैट वॉज ये वो था, वॉट रंचित वॉन्टेड जो रंचित चाहता था। अ ब्लेसिंग फॉर हिम टू प्ले गेम्स ऑल डे लॉन्ग मतलब एक तरह से ब्लेसिंग थी, एक तरह का आशीर्वाद था उसके लिए। टू प्ले गेम्स खेलों को खेलने का, पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग मतलब कि पूरा दिन। नाउ अब ही वॉन्ट हियर द annoying sounds like रंचित रीड दिस, राइट दैट, डू होमवर्क। क्या मतलब हुआ? एक्सेट्रा। नाउ ही वॉन्ट हियर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर गागे के जैसे शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जहां पर विल का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं। यदि नेगेटिव आएगा तो उसको विल नॉट लगाते हैं और उसी चीज़ को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। तो आप इसको वॉन्ट पढ़ सकते हैं या फिर विल नॉट भी कह सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ मतलब कि अब, ही वॉन्ट हियर द एनोइंग साउंड्स। एनोइंग का मतलब होता है चिढ़ाने वाले। दोस्तों ये एडजेक्टिव है, तंग करने वाली आवाज़ों को एनोइंग साउंड्स कहा जाता है, कि मतलब अब वह तंग करने वाली जो आवाज़ें हैं जैसे कि रंचित रीड दिस ये पढ़ो, राइट दैट वो लिखो, होमवर्क करो, इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो नहीं सुनेगा। चलिए,
और दोस्तों ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये जो गर्मियों की छुट्टी होते हैं वाकई में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो उन्हें खेलने की परमिशन दे देते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आगे देखिए। रंचित स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग क्रिकेट, और जो रंचित था वो अपना समय बिताता इन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने में। स्पेंड मतलब बिताना, सेकंड फॉर्म स्पेंट और ये सेकंड फॉर्म है। और वीडियो गेम्स, या फिर वीडियो गेम्स के अंदर वो अपना समय बिताता। अब नाउ मतलब कि अब। चलिए आगे देखिए। रंचित इज़ अ स्टूडेंट ऑफ द 4th क्लास, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। जो रंचित है रंचित इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास, मतलब रंचित एक 4th क्लास का विद्यार्थी है। वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, और क्या है, वो एक अच्छा विद्यार्थी है, मतलब कि एक अच्छे विद्यार्थियों में से वो एक है। द डैड ऑलवेज टेल्स हिम दैट प्लेइंग एंड स्टडिंग बोथ वर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट करें। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और वहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन होगा, तब हमें 5th फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर TELL टेल फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब कहना बोलना, और 5th फॉर्म है टेल्स। तो इस चीज़ को आप हमेशा ही याद रखें जब आप कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं। तो यदि सब्जेक्ट ही शी या सिंगुलर होगा तो 5th फॉर्म का यूज़ आपको करना होगा, और यदि आई वी यू दे या फिर प्लूरल होगा तब आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फिलहाल ये सिंगुलर है तो 5th फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, जो पिता हैं वो हमेशा उसको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, दैट प्लेइंग एंड स्टडिंग बोथ वर इम्पॉर्टेंट, कि मतलब खेलना और पढ़ना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं फॉर लाइफ, जीवन के लिए। बट द प्लेइंग मस्ट कम ऑलवेज आफ्टर, लेकिन जो खेल है वो हमेशा ही, अवश्य ही बाद में आना चाहिए। द स्टडीज़ मतलब वो हमेशा ही पढ़ाई के बाद होना चाहिए, या फिर और फिनिशिंग द होमवर्क, या फिर होमवर्क को ख़त्म करने के बाद ही, पॉइंट्स आउट, वो इशारा करते हैं। चलिए आगे देखिए। हिज एल्डर सिस्टर दीदी हैड नॉट फिनिश्ड टेकिंग हर एग्ज़ाम। दोस्तों एल्डर एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बड़ी, बड़े भाई बहन को एल्डर कहा जाता है, और यह है हिज एल्डर सिस्टर। और दोस्तों इस चीज़ को याद रखें, जब हम किसी पुरुष के साथ पजेसिव केस बनाना चाहते हैं, मतलब वहाँ को जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर हिज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस बालक के बारे में बात हो रही, रंचित, वो एक लड़का है, इसलिए हिज लगाया गया है। यदि ये कोई लड़की होती तो यहाँ पर हर लगाया जाता, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। हिज एल्डर सिस्टर मतलब कि उसकी बड़ी बहन दीदी हैड नॉट फिनिश्ड टेकिंग हर एग्ज़ाम, मतलब उनके जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म नहीं हुए थे। शी वुड बी बिजी, वह व्यस्त रहती, बैंड ओवर द बुक्स मतलब किताबों पर झुकी हुई। एंड रंचित वुड मॉक एट हर, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, और जो रंचित है वो उनकी मजाक उड़ाता। एंड रन अवे, और वो भाग जाता। चलिए आगे देखिए। ऑन दैट डे मतलब कि उस दिन, राइट फ्रॉम द आफ्टरनून, राइट फ्रॉम द आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद, द क्रिकेट मैच ऑफ द किड्स ऑफ द कॉलोनी वॉज गोइंग ऑन वेरी वेल। ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ 4th फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि उस दिन जो आफ्टरनून के बाद मतलब कि दोपहर के बाद जो क्रिकेट मैच था ऑफ द बच्चों, कॉलोनी के बच्चों का, वॉज गोइंग ऑन वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, और जो बहुत सारी एक्साइटमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्साह को वो पैदा कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था। रंचित हिट द बॉल, जो रंचित था उसने बॉल को हिट किया मतलब बॉल को उसने मारा, फॉर अ 4 4 के लिए। एंड इट लैंडेड इन अ नेबर्स हाउस। दोस्तों नेबर के बाद एपेस्ट्रोफी हाउस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ेंगे तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो रंचित था उसने बॉल को हिट किया, उसने बॉल को मारा 4 के लिए। एंड इट लैंडेड, और वो इट जो है बॉल के लिए यूज़ किया गया प्रोनाउन है। इट लैंडेड इन ए नेबर्स हाउस, और वो एक पड़ोसी के घर पर मतलब कि उतर गई, लैंड कर गई मतलब वो एक पड़ोसी के घर पर जाकर गिरी। रंचित्स टीम मेंबर्स क्लैप्ड देयर हैंड्स वाइडली, और जो रंचित के टीम मेंबर्स थे मतलब जो टीम के सदस्य थे, क्लैप्ड देयर हैंड्स वाइडली, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मतलब हाथ चौड़े करके उन्होंने तालियां बजाईं। क्लैप मतलब ताली बजाना।
द मेंबर्स ऑफ समीर्स टीम, और यहाँ समीर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है तो ये भी काकी के लिए यूज़ किया जाता है। और जो मेंबर्स थे, सदस्य थे समीर की टीम के, शोड लॉन्ग फेसेस, उन्होंने लंबे चेहरे दिखाए। लॉन्ग फेसेस दोस्तों जब यूज़ किया जाता है जब लोग कोई व्यक्ति उदास हो तो उसे लॉन्ग फेसेस कहा जाता है। तो वो उन्होंने लंबे चेहरे दिखाए या कह सकते हैं लटके हुए चेहरे दिखाए। द नेक्स्ट बॉल्स वॉज बोल्ड बाय प्रांशु, और जो अगली जो बॉल थी वो उनको फेंका गया, वॉज बोल्ड बाय प्रांशु के द्वारा। रंचित स्वंग हिज बैट, स्विंग मतलब हिलाना, घुमाना, फहराना। सेकंड स्वंग, जो रंचित था उसने अपने बैट को घुमाया। एंड द बॉल वेंट स्ट्रेट, और जो बॉल थी वो सीधी गई। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, द बॉल वेंट स्ट्रेट, जो बॉल थी वो सीधी गई। फॉर ए बिग सिक्स, एक बड़े छः के लिए। रंचित्स टीम वेंट मैड विद जॉय, और जो रंचित की टीम थी वो खुशी से पागल हो गई। गो मैड मतलब पागल हो जाना, सेकंड फॉर्म वेंट मैड, जो वो खुशी से पागल हो गई। विद जॉय मतलब खुशी से, उल्लास से, वो आनंद से एकदम पागल हो गए। समीर्स टीम डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। दोस्तों इस वाक्य में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज़ करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। समीर्स टीम डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, मतलब क्या हुआ, समीर की टीम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समीर वॉकड अप टू द क्रीज, जो समीर था वॉकड अप टू द क्रीज, वो क्रीज पर आया। एंड पुल्ड ऑफ द 3 स्टम्प्स, और पुल ऑफ मतलब उखाड़ देना, खींच लेना। और उसने तीनों जो विकेट थे, स्टम्प्स थे, उनको उसने स्टम्प्स को उखाड़ दिया या कह सकते हैं खींच लिया। ही थ्रू दैम अवे, थ्रो मतलब फेंकना, सेकंड फॉर्म थ्री, और ये भी पास्ट का वाक्य है। ही थ्रू दैम अवे, उसने उनको दूर फेंक दिया। द गेम वॉज स्टॉप्ड, और ये जो गेम थी वो रोक दी गई। आगे देखिए। द टीम स्क्वेरल्ड, क्वेरल्ड का मतलब झगड़ पड़ना, झगड़ा करना, सेकंड फॉर्म क्वेरल्ड, जो टीमें थी इसका झगड़ा हो गया। द कैप्टन्स वर एट वॉर, और जो कैप्टन्स थे, जो कप्तान थे, वर एट वॉर, वो लड़ाई में शामिल, मतलब कि वो एक तरह से युद्ध में आ गए। बोथ लुक्ड वेरी एंग्री, और जो दोनों ही बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रोध में लग रहे थे। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, दीदी सो रंचित सिटिंग एट होम एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अगले दिन जो दीदी थी उन्होंने देखा, सो रंचित सिटिंग, उन्होंने रंचित को बैठा हुआ देखा घर में। एट 4 o'clock 4 बजे, इन द आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के 4 बजे के बाद उन्होंने रंचित को घर में बैठा हुआ देखा। वेरी स्ट्रेंज, दोस्तों स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, जो कि एक एडजेक्टिव है। वेरी स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब बात थी। शी नेवर सॉ हिम सल्किंग एट होम एट दैट आवर। शी नेवर सो हिम सल्किंग एट होम, और सल्किंग दोस्तों होता है किसी बात से चिढ़कर, रूठ कर, नाराज़ होना, उसे सल्किंग कहा जाता है। शी नेवर सो हिम सल्किंग एट होम एट दैट आवर, और उन्होंने कभी भी इस समय उसको मतलब कि घर में परेशान होते हुए या चिढ़ते हुए नहीं देखा था, उदास होते हुए नहीं देखा था। दीदी वॉज वेरी सरप्राइज, जो दीदी थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। शी इंक्वायर्ड, इंक्वायर मतलब पूछना, पूछताछ करना। उन्होंने पूछा, रंचित व्हाट्स द मैटर, रंचित क्या बात है। वाई डेंट यू गो टू प्ले टुडे। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड को भी मेंशन करना चाहते हैं तो उसे सबसे आगे मेंशन किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, वाई डेंट यू गो टू प्ले टुडे, आप आज खेलने क्यों नहीं गए। और दोस्तों इस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग किया गया, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप 2 वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के यूज़ करने के बाद आपको टू का प्रयोग करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आगे देखिए। वेल रंचित सैड शार्पली, रंचित ने तेज़ी से कहा। आई फॉट विद समीर यस्टरडे, और दोस्तों ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। फाइट मतलब लड़ना, झगड़ा करना, सेकंड फॉर्म फॉट। आई फॉट विद समीर यस्टरडे मतलब कल मेरा समीर से झगड़ा हुआ। दीदी एडवाइज्ड हिम, एडवाइज मतलब सलाह देना, सेकंड फॉर्म एडवाइज, दीदी ने उसे सलाह दी। बट रंचित, समीर यूज्ड टू बी योर ओल्ड एंड गुड फ्रेंड। दोस्तों यहाँ पर
देखिए यूज टू का प्रयोग किया गया, तो यूज टू के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया होती थी या किसी एडजेक्टिव या नाउन को दिखाना चाहते हैं पास्ट में, तब आपको यूज टू का प्रयोग करना होता है किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए, जिसे निरंतरता कहा जाता है। और यूज टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि वहाँ पर एडजेक्टिव या फिर नाउन होगा तो आपको वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूज टू के साथ फिर आपको बी का प्रयोग करना होगा, जैसा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई वर्ब नहीं है, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। चलिए अब इसका मतलब क्या निकला। दीदी एडवाइज ने, दीदी ने उसको सलाह दी, बट रंचित, लेकिन रंचित, समीर यूज टू बी योर ओल्ड एंड गुड फ्रेंड, कि समीर आपका पुराना और अच्छा दोस्त हुआ करता था। यू शुड नॉट टेक पैटी थिंग्स सीरियसली। दोस्तों यहाँ देखिए शुड का प्रयोग किया गया है, शुड के प्रयोग को भी आप समझ लीजिए। शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पे आप किसी भी तरह की सलाह को दिखाना चाहते हैं, तब आपको शुड का यूज़ करना होता है। ये एक मॉडल है, और यदि ये वर्तमान में होगा तो शुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी होगी। और ये नेगेटिव का वाक्य है तो शुड के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक का यहाँ पर यूज़ किया गया वर्ब के तौर पर, टेक मतलब लेना, और आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि एक एक वर्ड दोस्तों बहुत ज़्यादा काम का होता है, तो आप ज़रूर नोट करें। PETTY, पैटी का मतलब होता है छोटे मोटे, से पैटी कहा जाता है। तो इस लाइन का देखिए पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, समझिए इसको। यू शुड नॉट टेक पैटी थिंग्स सीरियसली, आपको छोटी चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दैट इज़ द रूल ऑफ द ट्रू फ्रेंडशिप, ये एक नियम होता है सच्ची दोस्ती का। चलिए आगे देखिए दोस्तों। और दोस्तों 2-3 दिन से गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, मौसम चेंज हो रहा है तो खांसी भी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को पूरा ही आज मैं कवर करूँ। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको आगे देखिए। आई डोंट नीड सच अ फ्रेंड एंड सच फ्रेंडशिप, रंचित सैड ट्विस्टिंग हिज माउथ अनप्लेजेंटली। क्या अर्थ हुआ आई डोंट नीड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। नीड का मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। तो उसने क्या कहा, आई डोंट नीड सच अ फ्रेंड। सच मतलब ऐसा, मतलब मुझे ऐसे दोस्त की और दोस्ती की आवश्यकता नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आई डोंट नीड सच अ फ्रेंड एंड सच फ्रेंडशिप, मतलब मुझे ऐसे दोस्त की और ऐसी दोस्ती की आवश्यकता नहीं है। रंचित सैड, रंचित ने कहा, ट्विस्टिंग मोड़ते हुए, हिज माउथ अपने मुंह को मोड़ते हुए कहा, अनप्लेजेंटली, अनप्लेजेंटली मतलब होता है बुरे रूखे रूप से, अनप्लेजेंटली मतलब रूखे रूप से उसने अपने मुंह को मोड़ते हुए ऐसी बात कही। चलिए आगे देखिए। दीदी साइड, साइड का मतलब आह भरना, दीदी ने आह भरी। एंड गॉट बिजी, और वो काम व्यस्त हो गई। इन हर स्टडीज़, और वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे रंचित वॉज इंजॉइंग हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगले दिन जो रंचित था वो आनंद ले रहा था, और दोस्तों यहाँ देखिए वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। अगले दिन जो रंचित था वो आनंद ले रहा था अपने फेवरेट पसंदीदा ब्रेकफास्ट का, सुबह के नाश्ते का। वैन आ हॉरिबल क्राई, जब एक हॉरिबल मतलब एक भयानक, एकदम डरावनी जो आवाज़ मतलब की चीख थी, ऑफ एन एनिमल एक जानवर की, डिस्टर्ब्ड हिम उस मतलब एक जानवर की एक भयानक चीख ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको परेशान कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन जो रंचित था वो अपने पसंदीदा जो उसका सुबह का नाश्ता था उसका वो आनंद ले रहा था, जब एक पशु की मतलब एक जानवर की जो एक कह सकते हैं भयानक या हॉरिबल एक डरावनी जो आवाज़ थी उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको परेशान कर दिया। द साउंड वॉज सो पिटिएबल। दोस्तों पिटिएबल को आप जरूर नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। दयनीय मतलब जिसके ऊपर दया आए, तो क्योंकि पिटी जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब दया, और पिटिएबल मतलब कि दया के योग्य, जिसको दयनीय कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द साउंड वॉज सो पिटिएबल, की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी, कि वो पिटिएबल दैट रंचित केम आउट, मतलब वो इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि जो रंचित था वो बाहर आ गया। टू सी देखने के लिए, फॉरगेटिंग हिज ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते को भूल कर वो इस चीज़ को देखने के लिए बाहर आ गया।
द सीन ऑन द रोड, और ये जो सीन था मतलब जो दृश्य था ऑन द रोड सड़क पर, वॉज ऑफुल। दोस्तों ऑफुल होता है बुरा, ये जो दृश्य था सड़क पर वो बहुत बुरा था। सम पीपल वर ट्राइंग टू ग्रैब द पिग। दोस्तों ग्रैब का मतलब पकड़ना झपटना, कुछ जो लोग थे वर ट्राइंग वो कोशिश कर रहे थे, टू ग्रैब द पिग एक पिग को, सुअर को पकड़ने की, दैट यूज्ड टू रोम जो कि घूमा करता था, अराउंड द कॉलोनी, कॉलोनी के आसपास, कॉलोनी के आसपास जो घूमा करता था। नो वन ऑन्ड इट, कोई भी इसका मालिक नहीं था। ऑन का मतलब होता है किसी का मालिक होना, नो वन ऑन्ड इट मतलब ये किसी का भी नहीं था। द पीपल 4 और 5 इन नंबर, जो लोग थे 4 और 5 इन नंबर जो संख्या में 4 या 5 थे, हैड स्टिक्स उन एंड लॉन्ग स्पीयर्स, उनके पास लाठियाँ थीं, एंड लॉन्ग स्पीयर्स और लंबे भाले। दे वर गॉर्जिंग एंड प्रॉडिंग द पिग, वो उसको मार रहे थे मतलब चुबा रहे थे, एंड प्रॉडिंग और उसको धकेल रहे थे, द पिग उस पिग को। द पिग वॉज ग्रंटिंग इन एगोनी, और जो पिग था वो अगोनी मतलब दर्द में वो चिल्ला रहा था, ग्रंट कर रहा था, चिल्ला रहा था। मे बी शायद इट वॉज प्लीडिंग फॉर सम हेल्प, शायद वो प्लीड कर रहा था, विनती कर रहा था, प्लीड मतलब विनती करना, शायद वो विनती कर रहा था फॉर सम हेल्प कुछ मदद के लिए, समवन किसी से, टू सेव हिम कि वो उसको बचा ले, फ्रॉम द टॉर्चर इस टॉर्चर से, इस मतलब इस दर्द से उसे बचा ले। द क्राइज ऑफ द पिग, और ये जो इस पिग की जो आवाज़ें थीं, चीखें थीं, मूव्ड द टेंडर हार्ट ऑफ यंग रंजित। टेंडर का मतलब छोटा, मतलब ये जो चीखें थी उस पिग की, उसने उस छोटे चंद रंजित का जो एक मासूम दिल था उसको उसने मूव कर दिया, द्रवित कर दिया, मतलब उसका जो दिल था वो पिघल गया। आगे देखिए। और दोस्तों मूव होने का मतलब होता है द्रवित हो जाना, जब हम कोई ऐसी इमोशनल चीज़ देखें, जब हमारी आंखों में आंसू आ जाएं तो उसे मूव होना कहा जाता है, जिसका मतलब है द्रवित हो जाना। चलिए आगे देखिए। तो ये जो बच्चा था उसने जब इस सीन को देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। देन ही सॉ अ काउ अपीयर एट द सीन। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सॉ और अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? देन फिर, ही सॉ अ काउ अपीयर एट द सीन, फिर उसने देखा एक गाय उस दृश्य पर प्रकट हुई, मतलब वहाँ पर वो नज़र आई। शी ट्राइड टू फाइट अवे, उसने कोशिश की, टू फाइट अवे लड़ने की, दोज पिग कैचर्स, उस पिग कैचर मतलब पकड़ने वाले, उस मतलब कि उन पिग पकड़ने वालों से उसने लड़ने की कोशिश की, विद हर हॉर्न्स, अपने सींगों से, हॉर्न्स मतलब सींग्स। दे ट्राइड टू बीट द काउ ऑफ विद स्टिक्स। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? दे ट्राइड टू बीट द काउ ऑफ, मतलब उन्होंने गाय को पीट कर भगाने की कोशिश की, विद स्टिक्स, लाठियों से। बट शी अगेन एंड अगेन क्लोज्ड इन ऑन देम, लेकिन बार बार वो उनके मतलब कि उनके ऊपर वो सवार, उनके ऊपर चढ़ती। इन ब्रेव एफर्ट्स, अपने बहादुरी वाले प्रयासों में। टू सेव द पिग, पिग को बचाने की, विदाउट केयरिंग फॉर एन ऑन सेफ्टी, मतलब अपनी जीवन के परवाह किए बिना वो उनको मतलब कि वो कोशिश करती पिग को बचाने की। दोज पीपल हैड सक्सीडेड इन अ नेबिंग द पिग। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं चाहूँगा आप इसे करेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होना चाहिए, तभी ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है प्रिंट की मिस्टेक है, हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे थर्ड फॉर्म माने, और मैं स्पेलिंग बताया तो आप इसे नोट कर लीजिए, SUCCEED। फिलहाल ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये मिस प्रिंट के कारण ऐसा है, तो आप इसमें ED भी जोड़ लीजिए तो सक्सीडेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इसको आप सक्सीडेड मान लीजिए। और नैब का मतलब पकड़ना। तो क्या अर्थ हुआ? दोज पीपल हैड सक्सीडेड इन नैबिंग द पिग, मतलब वो जो लोग थे वो सफल हो गए थे इन नैबिंग द पिग, पिग को पकड़ने में। एंड ट्राइंग इट अप, और ट्राई की जगह टाई होना चाहिए, और उसको बांधने में, विद रोप्स, रस्सियों से उसको बांधने में। मीनवाइल, इस दौरान। आगे देखिए। देन फिर, द पिग वॉज टॉस्ड इनटू अ वैन, फिर जो पिग था उसको डाल दिया गया एक वैन के अंदर, उठा के डाल दिया गया। एंड द कैचर्स टू क्लाइम्ड ऑन इट, और जो कैचर्स थे, जो पकड़ने वाले थे, वो भी उसके ऊपर चढ़ गए। क्लाइम मतलब चढ़ना, वो भी उस पर चढ़ गए उस गाड़ी में।
द वैन मूव्ड अवे, जो वैन थी वो चल पड़ी। एज द काउ रैन आफ्टर इट, और जो काउ थी वो उसके पीछे दौड़ी। लोइंग इन प्रोटेस्ट, मतलब कि अपने विरोध को दर्शाते हुए वो उसके पीछे दौड़ी। रंचित फेल्ट लाइक वीपिंग। दोस्तों ये जो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इस तरह के वाक्य आएंगे, जैसे उसका रोने का मन किया, उसका जाने का मन किया, इस टाइप के वाक्यों में फील लाइक का प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट है तो सेकंड फॉर्म में फेल्ट लाइक। तो क्या अर्थ हुआ, रंचित फेल्ट लाइक वीपिंग, मतलब रंचित का रोने जैसा मन हुआ। ही आस्क्ड हिज दीदी टू सेव द पिग फ्रॉम दोज क्रूअल मैन, उसने अपनी दीदी से कहा। और दोस्तों आस्क का मतलब कहना या कुछ करने को बोलना, तो ही आस्क्ड हिज दीदी, उसने अपनी दीदी को बोला टू सेव द पिग, कि वो पिग को बचाएं, फ्रॉम दोज क्रूअल मैन, उन क्रूअल मैन मतलब उन क्रूर आदमियों से वो उन्हें बचाएं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने अपनी दीदी को कहा कि वह पिग को उन क्रूर लोगों से बचाएं। दीदी लाफ्ट, जो दीदी थी वो हंसी। लिटिल ब्रदर, छोटे भाई। दोज पीपल वर म्यूनसिपल कमेटी एम्प्लॉयज़, उन्होंने क्या कहा कि जो लोग थे वो म्यूनसिपल कमेटी के एम्प्लॉयज़ थे, मतलब कर्मचारी थे। देयर जॉब इज़ टू कैच स्ट्रे एनिमल्स। दोस्तों स्ट्रे का मतलब था आवारा, स्ट्रे एनिमल्स मतलब होता है आवारा पशु जो इधर उधर भटकते हैं, उन्हें स्ट्रे एनिमल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, देयर जॉब इज़ टू कैच स्ट्रे एनिमल्स, कि ये मतलब कि ये उनका काम है आवारा पशुओं को पकड़ना। टू कीप द सिटी क्लीन, शहर को साफ रखने के लिए। एंड फ्री ऑफ पोल्यूशन, और पोल्यूशन मतलब प्रदूषण से फ्री रखने के लिए। दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी, वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे थे, मतलब अपना काम कर रहे थे। रंचित हैड स्टॉप्ड क्राइंग, जो रंचित था वो रोना बंद कर चुका था। ही स्टेयर्ड एट द रोड, स्टेयर मतलब घूरना, उसने रोड पर घूरा, मतलब रोड को घूरा। ही हैड सीन एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, और दोस्तों देखिए यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, सी मतलब देखना, थर्ड फॉर्म सीन, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड सीन एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रू फ्रेंडशिप, मतलब वह एक सच्ची दोस्ती के उदाहरण को देख चुका था। द लव ऑफ वन एनिमल, जो एक प्यार था एक पशु का, टूवर्ड्स अनदर, दूसरे के प्रति। द वे द काउ फॉट फॉर हर फ्रेंड, और जिस तरीके से जो काउ थी, गाय थी, वो लड़ी फॉर हर फ्रेंड पिग, अपने दोस्त पिग के लिए। विदाउट केयरिंग फॉर हर ऑन सेफ्टी, बिना अपनी सेफ्टी की परवाह किए। टच्ड द हार्ट, इस चीज़ ने उसके दिल को छू लिया, रंचित के दिल को छू लिया। टच द हार्ट ऑफ रंचित। रंचित फेल्ट दैट हिज दीदी वॉज राइट, रंचित को ऐसा लगा कि जो उसकी दीदी थी वो सही थी। माइनर क्वेरल्स डू नॉट ब्रेक ट्रू फ्रेंडशिप। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, माइनर भी एडजेक्टिव है, माइनर मतलब छोटे मोटे, क्वेरल मतलब झगड़े। माइनर क्वेरल्स डू नॉट ब्रेक ट्रू फ्रेंडशिप, मतलब जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो सच्ची दोस्ती को नहीं तोड़ते हैं। दीदी आई एम गोइंग टू सी समीर, दीदी मैं समीर से मिलने जा रहा हूँ। टू मेक ट्रू फ्रेंड्स विद हिम अगेन, दोबारा से उससे सच्ची दोस्ती करने। सैड रंचित विद ए स्माइल, रंचित ने कहा एक स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। हिज दीदी हग्ड हिम, जो उसकी दीदी थी उसने उसको गले लगाया। एंड पैटेड हिज बैक, और उसकी पीठ को थपथपाया। आप इसे नोट कर लीजिए, पैट मतलब थपथपाना, सेकनो पैटेड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, हिज दीदी हग्ड हिम, उसकी दीदी ने उसे गले लगाया। एंड पैटेड हिज बैक, और उसकी बैक को मतलब पीठ को थपथपाया। और दोस्तों ये जो कहानी है इसे रेखा कौशिक के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी ट्रू फ्रेंडशिप के ऊपर। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो कहानियाँ होती हैं हमें सिर्फ कहानियाँ ही नहीं होती, हमें बड़ा अच्छा एक जीवन का सबक भी देती हैं। जैसा यहाँ पर दोस्ती के बारे में कहा गया था, तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से कई बार छोटी मोटी बहस के दौरान या किसी बात में हमारे झगड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी बातों पर दोस्ती ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि दोस्तों जो दोस्ती है वो बहुत ही अनमोल चीज़ होती है। और जब भी हमारे जीवन में कोई खुशी या गम होता है तो हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं उन चीज़ों को साझा करने के लिए। So friends, this was the today's story. If you really enjoyed the session and if you really want to appreciate my hard work, it's my request, kindly do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And again I would like to say thanks to all of you, because now let me tell you a little about my this small journey of this YouTube. Maybe in 2002 when I started uploading the videos on YouTube,
and I never knew that how is it going to happen. And apart from this, guys, if I talk about myself, I never thought that I'm going to start a YouTube channel, because I did not have any type of technical knowledge. But still, I don't know, my family members, this just supported me. They said you must start some channel, and I started that. I never thought that I'm going to have such a huge response. I started uploading videos, and slowly I started learning also, because when I talk about my journey, I always believe in this theory that when I do something in my life, I never think about the result. I always think that I will get a chance to learn something new. That was the reason I thought, let's start doing this, YouTube. So I started uploading and making videos. And the idea was not just to teach. The idea was that I also wanted to learn, that I also wanted to improve as a person. So I just started that. And I never thought that I'll get such a huge response from you guys. Anyhow, I tried my level best, and you guys supported me. So guys, thank you so much again. And I promise to give you the same type of content. And I always request you that if you have any type of suggestions, any type of feedback, you must share it with me, because your feedback is very valuable for me, because you are the people who support me, and I just want to make content only for you guys. So that is the reason I always welcome your feedback, your suggestions. I always respect them, and whenever you share any type of feedback, I just try to implement that, because what I want, that I want to make better content for you, so that when you come to my channel, you learn something, you get some benefit from my channel. That is the motto I started this. And so guys, it's been almost above 2 years. It has been my journey. And when I talk about the technical part, I do not understand it well. I just know how to tell a story. That's it. I don't know if I'm right, wrong. I mean, if I'm good, better, best, I don't know. You are the people who can decide me if I'm doing it right or not. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.